के मुख्य सलाहकार की मुलाकात। थाईलैंड में साथ नजर आए पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस। शेख हसीना के देश छोड़कर भारत आने के बाद पहली मुलाकात है। तो बैंकॉक में बिम्स्टेक समिट की बैठक, पीएम मोदी और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार की मुलाकात। थाईलैंड में साथ नजर आए पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस। थाईलैंड में दोनों साथ नजर आए हैं। तो बड़ी खबर, शेख हसीना के देश छोड़कर भारत आने के बाद ये पहली मुलाकात है। प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन है इस दौरे का। बिम्स्टेक देशों की 6वीं समिट में वो शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और यहां पर पीएम मोदी बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार की मुलाकात हुई है। पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस दोनों हाथ मिलाते नजर आए, दोनों की मुलाकात हुई है। थाईलैंड में दोनों साथ नजर आए हैं। तो बताया जा रहा है कि आज होने वाली बिम्स्टेक समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की बातचीत हो सकती है। तो कल रात बिम्स्टेक डिनर में दोनों नेता एक साथ दिखाई दिए थे। और इस वक्त मेरे सहयोगी शिवम जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। शिवम, तो दोनों की जो मुलाकात हुई है यहाँ पर मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी की, क्या मायने इस मुलाकात के निकाले जाएं और क्या लग रहा है कि आज कुछ चर्चा भी संभव है? देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, अभी इतनी ही जानकारी सामने आई है कि दोनों के बीच जो है वो मुलाकात हुई है, आमने सामने दोनों बैठे, हाथ दोनों ने मिलाया, लेकिन अभी क्या दिल मिलेंगे ये बात तय नहीं हो चुकी है काफी लंबे समय से। देखिए, बांग्लादेश जब से वहां पर हिंसा की घटनाएं लगातार चरम पर आई, शेख हसीना को उन्होंने देश से बाहर किया, वहां पर राजनीतिक उथल पुथल हुई, वहां हिंसा में इतने लोग मारे गए, इतने लोगों पर हमला किया गया, उसी दौरान भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जो है एक तकरार आ गई, एक दरार आ गई, जहां पर साफ तौर पर भारत की तरफ से और कई हिंदू संगठनों की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और उसके बाद जो है भारत ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के रास्ते ओपन किए, प्रयास किए काफी कुछ वहां पर ठीक हो जाए, लेकिन वहां पर जो मौजूदा कट्टरपंथी थे वो नहीं चाहते थे कि कुछ अच्छा बदलाव हो और भारत को एक दुश्मन के तरीके से प्रतीत करने का, एक तरीके से दिखाने का प्रयास वहां पर लगातार चल रहा था। अगर बिम्स्टेक की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर भव्य स्वागत हुआ और ये पूरी दुनिया ने देखा। अब कल की भी तस्वीर जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली जी और उसके साथ साथ मोहम्मद यूनुस जो कि केयर टेकर हैं, चीफ एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, उनके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे। लेकिन क्या मुलाकात होगी, इसी को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था। आपको मैं ये भी बता दूं कि बांग्लादेश सरकार चाहती थी, वो सरकार चाहती थी कि भाई एक मीटिंग हो, द्विपक्षीय बातचीत हो और जो आपसी मनमुटाव है उसको दूर किया जाए, एक तरीके से हल कोई निकाला जाए। और अंततः ये भारत के पास उतना टाइम शायद नहीं था, पीएम मोदी का शेड्यूल भी बिजी था, लेकिन आप ये समझ लीजिए उन्होंने वक्त निकाला और यूनुस के साथ जो है वो बातचीत करने के तौर पर आप इसको समझिए, एक फोटो ऑफ भी कह सकते हैं, लेकिन एक तरीके से जब हाथ मिल चुके हैं तो आगे का रास्ता अब खुल गया है। एक इशारे के सांकेतिक रूप से आप इसको समझिए कि भाई अब दो देशों के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि व्यापार वहां पर प्रभावित हुआ है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है, वहां पर कपड़े का व्यापार, कपास का उद्योग, ये तमाम चीजें होती हैं, कपड़े का उद्योग बहुत बड़ा है, वो भी इस राजनीतिक उथापुथल की चक्कर में वो भी बर्बाद हुआ है, काफी असर उसमें भी हुआ है। तो उसको सुधार करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है और भारत को इग्नोर करके अगर आप सोचें कि चीन से हाथ मिला लेंगे और आप बच पाएंगे, आप रह पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एक और मुख्य बात आपको कह दें कि भाई कैसे यूनुस की हर बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। यूनुस जो है वो चीन के साथ नजर ज्यादा आते हैं। चीन की यात्रा पर जब वो गए थे तो उन्होंने उत्तर पूर्वी राज्य यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में भी कोई ऐसी टिप्पणी कह दी थी। उन्होंने कह दिया था कि ये लैंड लॉक्ड एरिया है, कि भाई उनके पास कोई ऐसा ओशन नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से वो निकल सके। इसलिए चीन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो इसका इस्तेमाल कर सकता है और बांग्लादेश उसमें उसकी मदद करे। एक बहुत बड़े प्लान के रूप में आप ये भी समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहा जाता है कि भाई ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था जो भी बांग्लादेश में हुआ था, जिसमें कई किरदार शामिल हो सकते हैं, उसमें अमेरिका शामिल हो सकता है, चीन शामिल हो सकता है। अब उसके बाद ये भारत की तरफ इस तरीके से एक हाथ आगे बढ़ाने का प्रयास ये बांग्लादेश की तरफ से हुआ है। भारत ने अपना रुख, अपना स्टैंड हमेशा से साफ रखा है कि हम सभी के साथ अच्छा रिश्ता चाहते हैं, चाहे नेपाल हो चाहे बांग्लादेश हो। नेपाल में भी आपने देखा होगा कुछ समय पहले कैसे उथल पुथल जब हुई थी, वहां पर भी इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब हुई थी, तब भी भारत ने अपना रुख साफ रखा था। भारत हमेशा से अपने पड़ोसियों को अपना पक्का सच्चा हमदर्द मानता है, दोस्त मानता है, उनकी जब भी कोई दिक्कत आती है उनकी मदद करता है, भारत उनको रसद देता है, खाना देता है, तमाम तरीके से जो मदद है मुहैया कराता है। लेकिन ये फिर भी आंख दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग केवल हाथ मिलाए हैं, लेकिन दिल मिलेंगे या ना मिलेंगे आने वाला समय जरूर बताएगा। लेकिन बहुत अच्छी शुरुआत के रूप में आप कह सकते हैं। और शिवम, क्या ये माना जाए ये जो प्लेटफॉर्म है बिम्स्टेक का, ये सही रहेगा उन बातों
बातों को करने के लिए, जिनको लेकर लगातार चर्चा रही है। पिछले वर्ष भी हमने देखा और इस वर्ष भी हमने देखा कि किस तरह से जो माइनॉरिटी है बांग्लादेश में, उन पर अत्याचार किया गया और लगातार बांग्लादेश को हम ये भी कहते रहे भारत की तरफ से कि उन पर अत्याचार करना बंद करें। तो क्या कुछ मुद्दे ऐसे भी हो सकते हैं जो चर्चा का विषय बन सकते हैं? देखिए, चर्चा का विषय अभी थोड़ा सा खुल के ये बातें सामने आएगी। अब बिम्स्टेक एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में है, सार्क के ऑल्टरनेटिव के रूप में, उसके विकल्प के रूप में इसको देखा जा रहा है, जहां पर बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, भारत भी है, म्यांमार भी है, श्रीलंका भी है। तो ये सभी, थाईलैंड वहां पर मौजूद है, ये सभी देश वहां पर मौजूद है। तो व्यापार के लिए, समझौतों के लिए, आपदाओं के लिए संवाद के रास्ते तो यहाँ पर खुले ही हुए हैं। ये आपसी मनमुटाव जो पहले से था, ये बांग्लादेश की ओर से ज्यादा था। वहां पर जो कट्टरपंथी, चरमपंथी जो वहां पर ज्यादा एक्टिव थे, उनका सरकार पर, सरकार तो मौजूद, इसको आप तरीके से कह नहीं सकते, एक चीफ एडवाइजर है कोई वहां पर, शेख हसीना की तरह तो वो है नहीं। शेख हसीना के जाने के बाद, वहां से निकलने के बाद, उनको असाइलम देने के बाद रिश्तों में जो दरार आई, उसके बाद ये सारी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन बिम्स्टेक जो लगभग 27 साल पुराना एक संगठन है, काफी शक्तिशाली संगठन के रूप में, चीन के ऑल्टरनेटिव के रूप में, देखिए जहां पर सार्क में अगर चीन है तो भारत एक ऑल्टरनेटिव के रूप में बिम्स्टेक को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के जब से उन्होंने वहां पर राष्ट्रपति का पदभार संभाला है, पूरे विश्व में कोई ना कोई बदलाव हो रहा है, टैरिफ्स की बात हो रही है। तो अब सारे आसपास के देशों से आपके अच्छे कूटनीतिक संबंध होंगे तो आपके देश के हित में होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं, बखूबी समझते हैं, इसलिए वो लगातार यात्राएं कर रहे हैं, पड़ोसी देशों से रिश्ता अच्छा बना रहे हैं। और थाईलैंड में देखिए आप जिस तरीके से भूकंप आया था, म्यांमार में भूकंप आया था उसी दौरान, और थाईलैंड ने इसको कैंसिल भी नहीं किया। बिम्स्टेक इतना महत्वपूर्ण इवेंट रहा, जबकि इतनी बड़ी त्रासदी म्यांमार में हुई थी, थाईलैंड में हुई थी, फिर भी पीएम मोदी वहां पर गए, हमने वहां पर मदद भी भेजी, चाहे थाईलैंड की बात हो, चाहे म्यांमार की बात हो, और रिश्ते बेहतर करने का प्रयास यहां पर भी किया। बांग्लादेश के पास एक अच्छा मौका है कि वो अपने रिश्तों को यहां पर भारत के साथ सुधार ले, अच्छे रिश्ते कर ले। वहां पर अल्पसंख्यक जो इस वक्त बांग्लादेश में, उनके साथ ज्यादती ना की जाए, वहां पर कानून का शासन चले, तो बांग्लादेश के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। और आने वाले समय में और भी मुद्दे हैं बिम्स्टेक के, जिस तरह से फ्री ट्रेड को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जानी संभव है, क्योंकि कुछ देश चाहते हैं कि फ्री ट्रेड हो इन देशों के बीच में, लेकिन जो थोड़े से कमजोर देश हैं वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि चर्चा का विषय बन सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं खासतौर से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो यहाँ पर देखने को ये भी मिलेगा कि जो व्यापारिक संबंध है, क्या उनमें बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर दोनों देश के नेता यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं, तो ये समझिए कि कुछ रास्ता तो बांग्लादेश की तरफ से अब हम इस हालत में समझ सकते हैं कि स्वागत योग्य है, कि जी हाँ, हम तैयार हैं बातचीत के लिए, जो कि पहले कुछ महीनों में हम नहीं देख पा रहे थे। देखिए, एक तरीके से आप ये समझिए कि बांग्लादेश चाहे एक छोटा देश हो, लेकिन व्यापार के मामले में वो काफ़ी आगे रहा है। देखिए, कपड़ा उद्योग की अगर मैं बात करूं, चाहे मछली पालन की बात करें, मछली उद्योग की बात की जाए, तो इन चीज़ों में काफ़ी भारत के साथ व्यापार होता रहा है, हमेशा से व्यापार होता रहा है। और कई उनके जो उत्पाद हैं वो भारत में आके बिक्री उनकी की जाती है, विदेश में उनकी बिक्री की जाती है। अमेरिका का जिक्र मैं जानबूझ के इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी बदलाव वहाँ पर होते हैं उससे पूरे विश्व के कारखानों में फ़र्क तो पड़ेगा ही। अब चीन के ऑल्टरनेटिव के रूप में आपके पास भारत है, आपके पास बांग्लादेश है, जहां पर आपके पास सस्ती लेबर के रूप में आपके पास लोग उपलब्ध हैं जो कि आपके लिए काम कर सकते हैं, ज्यादा उत्पादन आप बढ़ा सकते हैं। भारत के साथ पहले भी रिश्ते उनके अच्छे थे, आज भी ठीक है, केवल एक मनमुटाव है जो चल रहा है व्यापार पहले से, क्योंकि हमारा एक नेबरिंग स्टेट है, हम वहां पर एक बॉर्डर भी शेयर करते हैं, चाहे लैंड बॉर्डर कह लीजिए, चाहे वाटर बॉर्डर कह लीजिए, हम दोनों एक दूसरे से व्यापार की संभावनाएं, असीमित संभावनाएं यहां पर मौजूद है। लेकिन राजनीतिक गड़बड़ी अगर की जाए, उसमें चीन का हस्तक्षेप हो, चाहे श्रीलंका का भी उदाहरण आप ले लीजिए, जहां जहां चीन का हस्तक्षेप हुआ वहां पर ये दिक्कतें लगातार बढ़ती गई हैं। तो व्यापार का शिवा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, कैसे समझे इस बातचीत को? बातचीत तो खैर नहीं हुई है, लेकिन जो मुलाकात हुई है, हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं, किस तरह से इसके मायने निकाले जाए, क्या प्रभाव आने वाले दिनों में देख रहे हैं? देखिए गीतू जी, भारत का जो अप्रोच है वो अपने पड़ोसी राष्ट्रों के संदर्भ में हमेशा एक सकारात्मक एंगेजमेंट्स को बना के रखने का रहा है। पाकिस्तान हालांकि उसका एक एक्सेप्शन है, पाकिस्तान तो ऐसा राष्ट्र है जिससे कि बातचीत भी संभव नहीं है। लेकिन जो अन्य जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं, वहां पर यदि कोई आंतरिक स्थितियां खराब होती भी हैं, तो उसके बावजूद भी भारत उन राष्ट्रों के साथ अपने संपर्कों को बना के रखता है। जैसा कि हमने मालदीव्स के संदर्भ में देखा था कि मालदीव्स में भी इसी तरीके से अनेक भारत विरोधी गतिविधियां वहां पर की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने मालदीव्स के साथ एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट बना के रखा और अब मालदीव्स और भारत के संबंध बहुत बेहतर स्थिति में है। उसी तरीके से बांग्लादेश में भी अनेकों साजिशें
बांग्लादेश के अंदर की स्थितियों को बिगाड़ने के लिए लोकतंत्र के विरुद्ध साजिशें चली हैं। बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। वहां पर जाहिर है कि अनेक आतंक परस्त जो ताकतें हैं भारत के विरुद्ध भी साजिशें रच सकती हैं। और बांग्लादेश में जाहिर है कि आंतरिक हालात अच्छे नहीं है। एक अंतरिम सरकार के आधार पर यह बांग्लादेश चल रहा है, जिसके कि मुखिया मोहम्मद यूनुस है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत बांग्लादेश के साथ अपने कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट्स को बना के रखा हुआ है। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं उनसे मुलाकात की है, मोहम्मद यूनुस से, जो कि अंतरिम सरकार के मुखिया है। तो ये भारत का एक जो संतुलित, विवेकपूर्ण और नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी के तहत भारत चलता है, ये जो नया भारत चलता है, ये उसी को दर्शाता है। इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार से ये अवश्य अपेक्षा करेंगे कि उनका एक जो लिमिटेड मैंडेट है कि वो बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारें, कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करें और जल्द से जल्द ऐसे वातावरण का निर्माण करें कि जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जा सके। इस अपेक्षा को ये भारत अवश्य रखेगा। साथ ही साथ ये जो नया भारत है, इस बात की भी अपेक्षा करता है कि जो बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी है, उनके हितों को और उनकी रक्षा की जाए, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनके हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और हिंदू कम्युनिटी को प्रोटेक्टेड रखा जाए। और इस संदर्भ में तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो 15 अगस्त से को उन्होंने संबोधन दिया था, उसमें भी उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमलों पर अपनी चिंता व्यक्त की। और जैसा कि आपने जिक्र किया, जैसा कि शिवम जी ने भी बताया कि जो बांग्लादेश और भारत के संबंध बेहद प्रगाढ़ है, मजबूत है, अटल है। 90% की जो पूरी सीमा है वो बांग्लादेश भारत के साथ शेयर करता है। और जाहिर है कि दोनों ही देशों के बीच में जो एक पीपल टू पीपल जो कनेक्ट है वो तो अटूट है। और बांग्लादेश के अस्तित्व के निर्माण में भारत की सबसे बड़ी भूमिका रही। इसके बिना बांग्लादेश का अस्तित्व भी संभव नहीं था। तो ऐसे में भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध की जहां तक महत्ता की बात है, उसको कोई भी नेता बांग्लादेश का इग्नोर नहीं कर सकता। बिल्कुल। और संजीव जी, हमने ये भी देखा पिछले दिनों जब बांग्लादेश में अन्न की कमी हो गई थी तो चावल भारत से गया था। हालांकि काफी विरोध हुआ था उस वक्त की, जब माइनॉरिटीज पर, जब हिंदुओं पर वहां पर इतना जुल्म हो रहा है तो भारत को मदद करने की जरूरत क्या है। लेकिन भारत के विषय कूटनीति रही है। साथ ही ये भी है कि भारत हमेशा मदद करता है अपने पड़ोसी देशों की, ये उदारता भारत की रही है। तो ऐसे में क्या उस वक्त बांग्लादेश को ये सबक जरूर मिला होगा कि आप बिना भारत के आगे नहीं बढ़ सकते, आपको भारत की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। देखिए, बांग्लादेश का जो अस्तित्व ही भारत की वजह से हुआ। भारत के सपोर्ट के बिना ये संभव ही नहीं था कि वो पाकिस्तान के अत्याचारों से अपने आप को बचा पाता। और बांग्लादेश जाहिर है कि राष्ट्र के निर्माण में भारत की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण रही। ये तो उसकी अस्तित्व की बात है। वर्तमान समय में भी जो बांग्लादेश की स्थितियां हैं उसको डील करने में भारत के सहयोग के बिना उसे जाहिर है कि सफलता नहीं मिलेगी। संजीव जी, जो अन्न का जो संकट है, हम कई बार चर्चाओं में आपस में साथ बैठे, हम साथ जुड़े हैं। संजीव जी, इस मुद्दे पर एक बात ये समझनी होगी कि बिम्स्टेक जो है सार्क के ऑल्टरनेटिव के रूप में जिस तरीके से बताया जा रहा है, और जो नए कमेंट्स थे, रीसेंट कमेंट्स थे यूनुस के, वो जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट को अलग थलग करने की बात करते हैं, उसका बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने विरोध भी किया। एक दोस्त है या नहीं है, ये क्लैरिटी भारत देखिए ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस रख रहा है आस पड़ोस के देशों से। पाकिस्तान को अब तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि उससे कोई भी डिप्लोमेसी, केवल बंदूक की डिप्लोमेसी ज्यादा होती है। लेकिन बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि आपने कहा, जैसा कि गीतू ने भी बताया, हम चावल बेचते हैं, आटा बेचते हैं, सब कुछ हम इनकी मदद करते हैं, लेकिन वहां से वो क्या बेचते हैं? घुसपैठिए बेचते हैं। उसको लेकर भी एक इमिग्रेशन बिल यहाँ पर हमने लेके आया है। क्या बांग्लादेश को ज्यादा जरूरत है? जैसा मैंने पहले कहा कि बांग्लादेश चाहता था ये बातचीत हो। बांग्लादेश की स्थिति मुझे तो नहीं लगता इस वक्त उतनी ठीक है जैसा शेख हसीना के नेतृत्व में हुआ करती थी। अच्छा नेतृत्व था उनका। जी, बांग्लादेश की स्थिति ठीक तो नहीं है, चिंताजनक भी है। और बांग्लादेश में जो ये सरकार है वो बहुत अंतरिम सरकार है। ये गैर निर्वाचित सरकार है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। और इसका एक बहुत ही लिमिटेड जो दायित्व है अब वो ये है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए और एक केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह से ही है ये। लेकिन जाहिर है कि ये जो सरकार है अभी हाल के समय में इसका जैसा परफॉर्मेंस रहा है वो कहीं से भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। ये जो सरकार है अपने लिमिटेड मैंडेट से कहीं ज्यादा आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों के साथ, चाइना जैसे राष्ट्रों के साथ जो बड़े संबंधों को सुधारने की कवायद कर रही है। और पाकिस्तान तो एक ऐसा राष्ट्र है
जिसका कि बांग्लादेश के साथ एक काला अध्याय रहा है। और जाहिर है कि उसको सब दरकिनार करते हुए कट्टरपंथियों सजीव जी, वो प्रोत्साहन काला देने का अध्याय अधिकार कुछ इस कदर तक काला है कि आप दर्शकों को याद होना चाहिए कि जब वो युद्ध हुआ करता था तो पाकिस्तानी फौज जब बांग्लादेश में घुसी थी तो उसका एक ही मकसद था कि वहां के बंगाली मुसलमानों को लगभग खत्म करने का प्लान था और वहां के पाकिस्तान की आवाम को वहां बसाने का प्लान था। जिस तरीके से कुछ भी कह लीजिए आप कि कोई घटना को सीमित करके बताया नहीं जा सकता। महिलाओं का बलात्कार करना, पुरुषों की हत्याएं करना, मुक्ति वाहिनी का बहुत बड़ा रोल, और अब उसी इतिहास को मिटाने का जो सिलसिला बांग्लादेश में चल रहा है और अब यूनुस सरकार आगे लेकर एक नया बांग्लादेश बनाने का प्रयास करे। हालांकि नोबेल प्राइज विनर कह के भी इनको लगते नहीं है कि उनकी हरकतें कुछ वैसी हैं। जी जी, ये शांति का एक मुखौटा लगा करके इनको लाया गया था और जाहिर है कि इसके पीछे भी कट्टरपंथियों की एक साजिश स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और बांग्लादेश में इसी वजह से इस अंतरिम सरकार से काफी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को निराशा हुई है। भारत में भी हम सभी लगातार इस सरकार की विफलताओं का जिक्र आपके साथ लेकिन संजीव जी यहाँ पर ये भी देखिए, जैसे कि आप बता रहे हैं कट्टरपंथियों ने जिस तरह से बांग्लादेश को एक तरह से हाईजैक कर लिया था, पूरा प्रभाव उनका देखने को मिला, तो क्या अब इस मुलाकात के बाद उनका क्या असर होगा? क्या बांग्लादेश में इस मुलाकात को पॉजिटिवली देखा जाएगा या इसका भी विरोध कर दिया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस की सरकार की क्रेडिबिलिटी लगातार गिरती जा रही है, ऐसे में तो उनके लिए ये जो मुलाकात प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे एक विश्व नेता के साथ हुई है, भारत जैसे राष्ट्र के साथ हुई है, वो उनके लिए एक लाइफ लाइन जैसा कार्य कर सकती है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक सकारात्मक अप्रोच दिखाते हुए कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट को अवश्य किया है। लेकिन भारत इस अंतरिम सरकार से ये अपेक्षा करेगा कि ये जो सरकार है ये जल्द से जल्द वहां पर इलेक्शंस को कराने के लिए जो उचित वातावरण के निर्माण का कार्य करे, जो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हो रहे हमलों को रोके। और सबसे पहला तो उनको ये करना होगा कि जो बांग्लादेश में जो कट्टरवादी जो तत्व हैं, रेडिकल इस्लामिक अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें जो हैं, वो जो जिस तरीके से अपने दबदबे को बढ़ा रही हैं, अनेक साजिशें कर रही हैं, शेख हसीना की सरकार, शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उनके सदस्यों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो इन सारी स्थितियों पर वो लगाम लगाने का जब तक कार्य नहीं करेंगे तब तक सिर्फ इस मुलाकात से कुछ नहीं होने वाला। उनको अपनी कही गई बातों पर, अपने मैंडेट पर अमल करके दिखाना होगा, अपने दायित्वों को पूरा करना होगा, तभी ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत के साथ एक सस्टेनेबल तरीके से अच्छे संबंधों की अपेक्षा कर सकती है। ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोढ़ी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल जेएस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल सोढ़ी जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, ये जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस की, आप इसे कैसे देखते हैं? आपको क्या लग रहा है, कोई संभावनाएं हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में इस वार्ता के बाद? जय हिंद गीतू जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1905 में प्रसिद्ध अमेरिकी विचारधारक जॉर्ज सेनेटा ने कहा था, जो लोग अपने इतिहास से नहीं सीखते हैं उन्हें इतिहास दोहराना पड़ता है। बांग्लादेश को और मोहम्मद यूनुस को अपना इतिहास दोबारा पढ़ना चाहिए। किस तरह से पाकिस्तान ने वहां पे 1971 से पहले वहां पे इतना घातक बातें की, इतना वहां खून खराबा हुआ, इतना बलात्कार हुआ, जिसकी वजह से बांग्लादेश में जब ईस्ट पाकिस्तान था उसमें इतना आक्रोश हुआ और फिर भारत की वजह से बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभरा। आज वही बांग्लादेश, विडंबना की बात है, पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गया है। इसलिए मैंने कहा इतिहास पढ़ना मोहम्मद यूनुस को और बांग्लादेश को बहुत जरूरी है। जहां तक भारत की बात है, भारत ने 1971 से पहले भी और उसके बाद भी हमेशा हर कौम की, हर देश की, हर प्रांत की मदद की है जहां पे इंसानियत की बात आती है। अभी भी भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन पिछले साल 5 अगस्त से जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, जिस तरह से हिंदुओं के मंदिरों को बर्बाद कर दिया गया, जिस तरह से वहां पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह कुचल दिया गया, ये बांग्लादेश के लिए ठीक नहीं है। भारत का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत एक विशाल राष्ट्र है, भारत एक सक्षम राष्ट्र है, लेकिन इसमें नुकसान सिर्फ बांग्लादेश का होगा। वो उसी राह पे चल पड़ा है जैसे अफगानिस्तान या पाकिस्तान। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद यूनुस की मीटिंग की बात है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि मोहम्मद यूनुस इस मीटिंग के बाद भारत की तरफ दोबारा अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। जो अब तक उनके वहां से तीव्रता और कट्टरपंथी बातें आ रही थी उसमें घाटा होगा, क्योंकि
पिछले साल 5 अगस्त से अब तक 140 गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बांग्लादेश में बंद हो चुकी हैं। यानी जो बांग्लादेश जिस गलत रास्ते पे चल चुका है, आज उसका आर्थिक भुगतान उसे करना पड़ रहा है। वहां पे नौकरियां खत्म हो रही हैं, इंडस्ट्रियां खत्म हो रही हैं। बांग्लादेश को भारत के साथ दोबारा अच्छी दोस्ती करनी चाहिए ताकि जी। बांग्लादेश भी तो कर्नल तरक्की सोढी करे। जी, क्या विश्वास कर सकता है भारत बांग्लादेश पे? एक बार फिर से हम उम्मीद जता सकते हैं कि रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे और जो माइनॉरिटीज के साथ बांग्लादेश में हो रहा है वो सब रुक जाएगा? जीतू जी देखिए, जहां तक विश्वास की बात है, भारत विश्वास तो दोबारा नहीं कर सकता है, लेकिन हम एक अच्छे मित्र की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह हम बांग्लादेश की तरक्की में भागीदार बनना चाहेंगे। हम बांग्लादेश को देखना चाहेंगे कि वो भी तरक्की की राह पे चले, ना कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरह वो विपरीत उल्टे रास्ते पे जाए। लेकिन जहां तक बांग्लादेश की बात है, अगर बांग्लादेश एक कदम आगे बढ़ाएगा, भारत 3 कदम आगे बढ़ाएगा। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा, जब मैं भारतीय सेना में सेवा करता था, बांग्लादेश के कई अफसर, जेसीओ सैनिक भारतीय सेना की अलग अलग अकेडमीज में आते थे ट्रेनिंग के लिए। इतनी अच्छी दोस्ती थी बांग्लादेश सेना और भारत की सेना की कि मैं आपको बता नहीं सकता। बांग्लादेश के अफसर यहाँ इतने खुश होते थे जब ट्रेनिंग के लिए आते थे। तो भारत अभी भी पूरी तरह तैयार है, बांग्लादेश की हर मदद करने के लिए तैयार है। अब जो पहला कदम है वो बांग्लादेश को उठाना। ठीक है सर, एक रिएक्शन और लेना चाहेंगे, 1 मिनट में आंसर कीजिएगा। सर ये समझाइए कि इसका जो असर है, इस मुलाकात का असर क्या रहने वाला है कट्टरपंथी सोच के लोगों पर जो कि बांग्लादेश में इस वक्त मौजूद है? जीतू जी देखिए, जो ये कट्टरपंथी लोग हैं बांग्लादेश में, ये अपनी कट्टरपंथी कार्रवाइयां तब तक नहीं कर सकते थे जब तक उन्हें मोहम्मद यूनुस की सरकार का समर्थन नहीं था। देखिए, जैसे एक मुखिया होता है घर का, अगर वो अपने घर में खानदान में एक बात कह दे कि ये गलत चीज नहीं होगी, उस खानदान में किसकी हिम्मत नहीं होती है वो चीज करने की। उसी तरह एक देश का मुखिया होता है। अगर मोहम्मद यूनुस ने 5 अगस्त को ही क्लियर ऑर्डर पास किए होते कि कोई कट्टरपंथी की बातें नहीं चलेंगी, कोई हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होगा, ये कभी बातें नहीं होती। तो डेफिनेटली जो लेकिन कर्नल सोढी, यूनुस यहाँ पर देखिए, मोहम्मद यूनुस को तो ये कहा गया कि ठीक है ये किसी और की कठपुतली है, किसी और के कहे पर चल रहे हैं, तो अपने फैसले कैसे लेंगे? गीतू जी देखिए, जब कोई देश का मुखिया बनता है उसे सारे फैसले खुद लेने होते हैं। अगर वो किसी दूसरी एजेंसी के दबाव में काम कर रहा है, फिर वो उस देश का मुखिया बनने लायक हो ही नहीं सकता है। इतने बड़े ओहदे पे पहुंचना, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां लेने के बाद अगर कोई किसके दबाव के नीचे काम करे, तो ये तो एक हंसी की बात है कि उस ओहदे पहुंच के भी अगर आप एक आम आदमी की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उस कुर्सी पे बैठने का फायदा क्या था? मोहम्मद यूनुस एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, वो पढ़े लिखे इंसान है, वो कई देशों में। और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इस मुलाकात की, उसमें गर्मजोशी से दोनों ही नेता मिलते हुए दिख रहे हैं। देखना होगा इनका प्रभाव क्या होगा।